आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, जो भी चैनल क्लास को स्टार्ट कर रहा है। और जो चैनल पे नहीं जुड़े हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो और कमेंट किया करो क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और पीडीएफ फॉर्म मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। जल्दी आपके लिए मैं आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। एसबीआई क्लर्क की सैलरी के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बार वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो और कमेंट भी कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, IIM शिलोंग हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस अभी IIM शिलोंग ऑर्गेनाइज करवा रहा है, उसका कौन सा एडिशन है? उसका 11वां एडिशन है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम है क्लाइमेट पॉजिटिव वर्ल्ड, क्लाइमेट पॉजिटिव वर्ल्ड, ठीक है। इस इवेंट को सपोर्ट कर रहा है गेल इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एज इंडस्ट्री स्पॉन्सर, ठीक है। इसमें इंडस्ट्री स्पॉन्सर कौन है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी, और सपोर्ट कर रहा है गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। वाइल द IIM शिलोंग जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस वो पब्लिकेशन पार्टनर है इसकी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है। चलो, अब रिसेंटली अपन ने देखा था क्रोचेट क्राफ्ट है, उसको जीआई टैग मिला है। ये कौन से स्टेट पे? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अभी गुजरात की गारचोला साड़ी है, गारचोला साड़ी ये गुजरात की है, उसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। अभी झूलन गोस्वामी न्यूज में थे क्योंकि इनके नाम पे झूलन गोस्वामी, इनके नाम पे एक स्टैंड बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? स्टैंड आफ्टर हर नेम एट ईडन गार्डन स्टेडियम इन कोलकाता, ईडन गार्डन स्टेडियम, ठीक है। झूलन गोस्वामी फास्ट बॉलर थी, वुमेन्स क्रिकेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 4th एशिया ओशियनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस was hosted by India Meteorological Department at which place? तो 14th एशिया ओशिनिया मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? तो वो हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में हुई है। अभी रिसेंटली बिहार न्यूज में क्यों था? क्योंकि बिहार होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। होस्ट कौन करेगा? बिहार होस्ट करेगा। थोड़ा अपन लेट चल रहे हैं यार, मॉर्निंग में नहीं बैठ रहा है। मॉर्निंग में क्या थोड़ा बैंक जाने की जल्दी रहती है, तो फिर अच्छे से क्लास नहीं होती। अभी मैं काफ़ी रिलैक्स होकर आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि नाइट में अपलोड कर दूँ। तो एक बार बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि नाइट में भी क्या चलेगा, नाइट में क्या टाइमिंग रखें, आप लोग बता दो, ठीक है। दूसरा, इंडिया की पहली नाइट सफारी कहाँ स्टार्ट होने वाली है? ये स्टार्ट होने वाली है लखनऊ में 2026 में, लखनऊ में 2026 में स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अभी लखनऊ के अंदर ही सैयद मोदी इंटरनेशनल अभी बैडमिंटन का टूर्नामेंट हुआ है, उसमें मेन सिंगल टाइटल लक्ष्य सेन ने जीता है, वुमेन सिंगल टाइटल पीवी सिंधु ने जीता है, ठीक है। अभी रिसेंटली सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड न्यूज में था, नेटवर्क इंडिया न्यूज में था। SPNI न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसको मीडिया राइट मिले हैं किस चीज के? जो भी एशिया क्रिकेट काउंसिल के से रिलेटेड जो भी चीजें होगी, जो भी एशिया के अंदर चीजें होगी ना, उसके जो भी मैचेज वगैरह होंगे वो सोनी पिक्चर में आएंगे। कहने का मतलब ये है, मीडिया राइट्स मिले फॉर ऑल एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो भी टूर्नामेंट होंगे। कब से कब तक? टेन्योर इंपॉर्टेंट है, 2024 से 2031 तक, ठीक है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड सोनी ग्रुप का पार्ट है जो जापान बेस्ड है। क्लियर हो गई सारी चीजें अच्छे से? आगे चलें, पूरी वीडियो देखना। COP29 से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे। प्लस इंडिया जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है, जहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, SBI क्लर्क जो भी एग्जाम होता है बैंक का, दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूज 9 ग्लोबल समिट वाज हेल्ड एट विच प्लेस इन
नवंबर 2024। अभी नवंबर में न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक है, इसको मोदी जी ने एड्रेस किया है। ठीक है, और ये जो समिट है ये न्यू चैप्टर है टू इंडो जर्मन पार्टनरशिप। इंडिया और जर्मन की जो पार्टनरशिप है उसका न्यू चैप्टर है न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट। ठीक है, इसकी थीम है इंडिया जर्मनी ए रोड मैप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसकी थीम है। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड स्पेस फोरम का होने वाला है। वर्ल्ड कहाँ हुआ है? वर्ल्ड स्पेस फोरम 2024 में वो कहाँ हुआ है? वो जर्मनी में ही हुआ है। उसके अलावा अभी 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज जो द हेग में हुई है। ठीक है, वहां पे इंडियन केमिकल काउंसिल को द हेग अवार्ड मिला है। इंडियन केमिकल काउंसिल को कौन सा अवार्ड मिला है? द हेग अवार्ड। द हेग अवार्ड मिला है। OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW द हेग अवार्ड किसको मिला है? इंडियन केमिकल काउंसिल को, फॉर केमिकल डिसआर्मामेंट। ठीक है, क्लियर? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, अभी सार्क चार्टर डे कब मनाया जाता है हर साल? तो सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर को मनाते हैं। ये 40th ऑब्जर्वेंस है सार्क चार्टर डे। अभी 40th एनिवर्सरी और किसकी थी? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। पोल्यूशन कंट्रोल डे की भी 40th एनिवर्सरी थी। 40th एनिवर्सरी थी ये भोपाल गैस ट्रेजिडी की। भोपाल गैस ट्रेजिडी की। ठीक है, और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 2 दिसंबर को। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाते हैं? सिविल एविएशन डे मनाते हैं 7 दिसंबर को। इस बार की थीम क्या है? सेफ स्काई सस्टेनेबल फ्यूचर। इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की थीम थी सेफ स्काईज सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, उसके अलावा अभी 76th आर्म फोर्स फ्लैग डे मनाया गया। आर्म फोर्स फ्लैग डे कब मनाया गया? ये 7 दिसंबर को मनाया गया। उसके अलावा रिसेंटली वर्ल्ड सोइल डे मनाया 5 दिसंबर को। वर्ल्ड सोइल डे ये भी 5 दिसंबर को मनाया था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है वर्ल्ड सोइल डे के दिन 2 अवार्ड मिले, किसके बारे में है, किसको मिले हैं। कमेंट सेक्शन में उसकी डिटेल जरूर बताना। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं कर दी है प्लीज लाइक कर दो। तो वर्ल्ड सोइल डे 5 दिसंबर को मनाते हैं। इसकी थीम है केयरिंग फॉर सोइल, केयरिंग फॉर सोइल नीजर मॉनिटर ऐसे कुछ करके है। बस आपको ये याद रखना है, केयरिंग फॉर सोइल नीजर, इतना याद रखोगे याद आ जाएगी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द मिशन गगनयान इसरो साइन ए क्रूशियल टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान विद विच स्पेस एजेंसी टू प्रोवाइड क्रिटिकल ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट। तो ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट के लिए इसरो ने कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की है? तो उस कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप की जिसने भी प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है, जिसके लिए प्रोबा 3 मिशन के लिए ही इसरो ने 2 सैटेलाइट भी लॉन्च की है। तो समझ गए होंगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात कर रहे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही इसरो को जो गगनयान मिशन है उसके लिए ग्राउंड स्टेशन प्रोवाइड करेगा, क्रिटिकल ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान ही वही चीज है ग्राउंड स्टेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो गगनयान मिशन है 2026 में पॉसिबल है, एक्सपेक्टेड है, जिसके अंदर इसरो विल कैरी आउट 3 अनक्रूड स्पेस मिशन एंड 1 क्रूड मिशन। ठीक है, पता है आपको। और इसरो का मून मिशन कब है? मून मिशन मतलब चांद पे पर्सन को कब भेजने वाला है? तो 2040 में। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली अभी मैंने बताया था इसरो ने 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। सैटेलाइट का नेम है कोरोनोग्राफ, दूसरी है ऑक्यूल्टर। ये प्रोबा 3 मिशन के लिए लॉन्च की है। प्रोबा 3 मिशन किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इसको इसरो ने PSLV
एक्सेल रॉकेट से लॉन्च किया है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे जो अभी नहीं जुड़े होंगे उनको अब धीरे धीरे करंट अफेयर याद होने लगा होगा, तो बताना यार किस किस को याद हो रहा है। और जो प्रोबा 3 मिशन है किसके लिए था? टू स्टडी अबाउट सन्स कोरोना, टू स्टडी अबाउट सन्स कोरोना। ठीक है, सन की जो आउटर आउटर सरफेस है उसकी स्टडी करने के लिए ये प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया। क्लियर हो गया यहाँ से। इसके अलावा अभी एक और पार्टनरशिप हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी को लेके। ठीक है, अभी इंडियन आर्मी को रिसेंटली रिसीव हुए सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन्स, सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन्स। किससे मिले हैं ये लॉजिस्टिक ड्रोन्स? तो कौन सी कंपनी के थ्रू मिले हैं? वो मिले हैं एंड्योर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, एंड्योर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको जो ये अभी 2 दिन है, नेक्स्ट सैटरडे संडे, इस दिन आपको वीक 1 की भी वीडियो मिल जाएगी और वीक 2 की भी मिल जाएगी, डोंट वरी। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अरुणाचल प्रदेश अपॉइंटेड विच इंडियन एक्टर एज द फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर द अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल रंग महोत्सव। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अरुणाचल रंग महोत्सव हो रहा है, उसके फेस्टिवल एम्बेसडर बनाया है अपने कालीन भैया को, पंकज त्रिपाठी जी। ठीक है, और ये सेकंड एडिशन है जो ईटानगर में हो रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना। राहुल द्रविड़, इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया श्री राम हाउसिंग फाइनेंस, श्री राम हाउसिंग फाइनेंस। मनोज वाजपेयी न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनकी एक मूवी है द फीबल, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, जिसमें लीडिंग रोल मनोज वाजपेयी ने किए हैं। ठीक है, कहाँ मिला है? लीड फिल्म फेस्टिवल हुआ है यूके में, वहां। और इसके डायरेक्टर है रामा रेड्डी। ठीक है, इसके अलावा डी गुकेश न्यूज में क्यों है? क्योंकि यंगेस्ट चेस के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं चेस में। प्लस इनको भी, डी गुकेश को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने। आरबीएल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डी गुकेश। अच्छे से चीजें क्लियर हो गई। उसके अलावा अभी डीपीआईआईटी ने क्या किया है? अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए गेमिंग फील्ड में विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की, विंजो गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, एमओयू की है, ताकि इंडिया का जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसको बूस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे चले। वो फीबल नहीं है, सॉरी, फेबल मूवी है, फेबल, फेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सम्मी सिल्वा अभी एससीसी के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? मोहसिन नकवी अभी भी यहाँ देखते रह गए कि मुझे बनाएंगे, बट मोहसिन नकवी को नहीं बनाया, क्योंकि पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे जय साहब बन गए आईसीसी के चेयरमैन। ग्रेग बार्कले को रिमूव किया उन्होंने। तो सम्मी सिल्वा ये एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के 29th प्रेसिडेंट बने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 29th प्रेसिडेंट। और जय शाह बने हैं आईसीसी के चेयरमैन। कमेंट सेक्शन में बताना जय शाह कौन से नंबर के चेयरमैन बने आईसीसी के। ठीक है, और अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो भी टूर्नामेंट होंगे, ठीक है, उसकी होस्टिंग राइट किसको मिली है? उसका होस्टिंग राइट मिला है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क को, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया को, एसपीएनआई को मिले फॉर 2024 टू 2031 की। ठीक है, उसके अलावा अब अभी रिसेंटली अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस, ये न्यूज में था क्योंकि इन्होंने डिलीवर की है सेकंड दृष्टि 10। दृष्टि 10 क्या है? ये सर्विलियंस ड्रोन है जिनको हम्स 900 भी बोलते हैं। सर्वेलेंस ड्रोन है जिनको हम्स हम्स 900 ड्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिलीवर किए हैं अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस ने इंडियन नेवी को। कहाँ डिलीवर किए हैं? एट पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। ओके, क्रिस्टल क्लियर। आगे चले। उसके अलावा अभी रिसेंटली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में किसको ऐड किया है? यूनेस्को ने। भाई यूनेस्को किसको ऐड किया है? तो जापान का जो सेक मेकिंग है उसको रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। ठीक है,
बताना कि आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है क्लास के अंदर। थोड़ा टाइमिंग का इशू रह रहा है यार, बट आप कंटेंट देखो, किस तरीके से मैं आपको चीज़ें याद करवा रहा हूँ वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी दिसंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एबोलिश किया है स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो नोन एज द विंडफॉल टैक्स ऑन वेरियस थिंग्स। कौन सा उसमें से नहीं है, ठीक है, तो उसमें से नेचुरल गैस नहीं है, तो विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने हटा दिया है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उन्होंने नोटिफाई किया है कि गवर्नमेंट ने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको विंडफॉल टैक्स बोलते थे, उसको एलिमिनेट कर दी है। एलिमिनेट लेवीज ऑन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल और डीजल, इन चार चीजों से जो विंडफॉल टैक्स है उसको हटा दिया है, ठीक है। उसके अलावा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल एक्सपोर्ट हैज ऑल्सो बीन रिमूव्ड, ठीक है। तो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेस लगता था पेट्रोलियम और डीजल एक्सपोर्ट के ऊपर, वो भी हटा दिया है, ठीक है। विंडफॉल टैक्स जुलाई 2022 में स्टार्ट किया, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके अलावा अभी सिपरी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कौन सी कंपनी है, आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनी कौन सी, आर्म प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनी कौन सी है। तो आप ये याद रखो, टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनी है। नंबर 1 में बात करें तो वो है लॉकहीड मार्टिन, लॉकहीड मार्टिन यूएसए की है। टॉप 5 तक यूएसए की है सारी कंपनियां। इंडिया से नंबर 1 पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 43rd नंबर पे है, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है 67 नंबर पे है, फिर 94th नंबर पे है, फिर मजगांव डॉक लिमिटेड एमडीएल 94th नंबर पे, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, फिनलैंड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर नेशनल साउंडस्केप टाइटल्ड आनिया ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स विच नंबर इंडिपेंडेंस डे। तो फिनलैंड का अभी आज़ादी का दिवस मनाया, इंडिपेंडेंस डे मनाया 107वां, ठीक है। वहीं पे उन्होंने एक साउंड स्पेस लॉन्च किया जिसका नाम है आनिया, ठीक है। आनिया का मतलब है साउंड और वॉइसेज इन फिनिश, ऑफर्स ए म्यूजिकल जर्नी थ्रू द नेशंस लैंडस्केप सीजन एंड वे ऑफ लाइफ। तो कुल मिला के आनिया की मीनिंग क्या है, साउंड्स और वॉइसेज, ठीक है। उसके अलावा अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने कुछ अप्रूवल दिए हैं। उन्होंने बोला है अभी रिसेंटली कि टोटल नए 28 न्यू नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे, नवोदय विद्यालय बनाए जाएंगे। उसके लिए कितना अमाउंट अलोकेट किया, 2359 करोड़ अलोकेट किया है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, फ्रॉम 2024-25 टू 28-29 तक, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ किया, उसके अलावा उन्होंने बोला है कि 85 नई केंद्रीय विद्यालय बनाए जाएंगे, उसके लिए 5872 करोड़ असाइन किए हैं फॉर 8 ईयर के लिए, ठीक है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, इंडियाज फर्स्ट 410 मीटर्स हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक वाज कंप्लीटेड बाय विच आईआईटी। तो आईआईटी मद्रास इंडिया का पहला 410 मीटर का हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया है, ठीक है। और ये कंप्लीट हुआ है आईआईटी मद्रास के जो डिस्कवरी कैंपस है थैयूर, तमिलनाडु के अंदर, वहाँ किया है, ठीक है। और इसको डेवलप किया है इंडियन रेलवे और आईआईटी मद्रास का आविष्कार हाइपरलूप टीम है, एंड टूटर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है आईआईटी मद्रास, ठीक है। टूटर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप आईआईटी मद्रास का आविष्कार हाइपरलूप टीम आईआईटी मद्रास की और इंडियन रेलवे, इन्होंने मिलकर बनाया है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो मुंबई से पुणे का जो डिस्टेंस है उसको बस जस्ट 25 मिनट कर देगा, ट्रेवल टाइम इतना कम कर देगा, ठीक है। अभी आईआईटी मद्रास न्यूज में क्यों थी, क्योंकि अभी इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनने जा रहा है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है सोनीपत में, सोनीपत हरियाणा में। कौन बना रहा है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और आईआईटी मद्रास, ये दोनों मिलके बना रहे हैं, ठीक है। जिसको भी क्लास अच्छी लग रही हो प्लीज अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो। आगे चले क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली 55th एडिशन मनाया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कहाँ मनाया, 20 से 28 नवंबर तक गोवा में मनाया।
उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क कर लेना स्टार, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 की थीम है यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ, रिफ्लेक्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ सिनेमा। तो बस यंग फिल्म मेकर द फ्यूचर इज नाउ इतना सा याद रखो, ये इसकी थीम है। कौन सा एडिशन है इस बार, 55th एडिशन है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड, लिथुआनिया की एक फिल्म है टॉक्सिक, उसको मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म। तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म के लिए किसको मिला है, लिथुआनिया की फिल्म है टॉक्सिक, उसको मिला है, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर है सोले बिलू वाइटी, ठीक है, कुछ भी बोल लो इसको, ये पॉइंट भी ट्रू है। दूसरा तीसरा पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर है फिलिप नॉइस, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा नवजोत बांदी वादेकर को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है ऑफ एन इंडियन फीचर फिल्म। कौन सी फिल्म है, और इस मराठी फिल्म है गरट गणपति। गरट गणपति के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, नवजोत बांदी वादेकर को, ठीक है। सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको मिला है बेस्ट डायरेक्टर के लिए, वो मिला है बोगडन मुरे सानू और द न्यू ईयर दैट नेवर कम। द न्यू ईयर दैट नेवर कम के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है। उसके अलावा सिल्वर पिकॉक अवार्ड का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है स्लेमेंट फेयू होलिकाउ के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वेस्ता मतुलिती एंड इएवा रुबे कैटी टॉक्सिक मूवी के लिए, ठीक है, टॉक्सिक मूवी को के लिए मिला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ट्रू है, कुछ कुछ नाम बहुत टफ है बट यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और भी इसमें चीजें हैं तो एक बार वापस देख लेते हैं। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है, लिथुआनिया की फिल्म है एक टॉक्सिक, उसको मिला है। इसके डायरेक्टर कौन है, सौली ब्लू वाइटे, ठीक है, ये इसके डायरेक्टर है, डायरेक्टर का नाम याद रखना है, ठीक है। विक्रांत मैसी जी भी न्यूज में थे, जो 12th फेल का करेक्टर करते हैं हीरो का, वो ये विक्रांत मैसी जी वॉज कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, विक्रांत मैसी को। और ऑस्ट्रेलिया के जो डायरेक्टर है फिलिप नॉइस, उसको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल किसको मिला है, वो मिला है स्वीडिश फिल्म मेकर लेवान एकिंस। लेवान एकिंस क्रोसिन, लेवान एकिंस की जो फिल्म है क्रॉसिंग, उसको आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल मिला है, ठीक है। और बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड किसको मिला है, ओटीटी, ओटीटी के ऊपर बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला है, मराठी वेब सीरीज है लंपन। लंपन इसको डायरेक्ट किया है निपुण अविनाश धर्माधिकारी ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नवजोत बांदी वादेकर को कौन सा फिल्म अवार्ड मिला है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, उनकी मराठी फिल्म है उसका नाम है गरट गणपति। और सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिले हैं, बेस्ट डायरेक्टर का मिला है बोगडन मुरासेनु द न्यू ईयर दैट नेवर कम। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है क्लेमेंट फेवियो होलिकाउ के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वेस्ता वेस्ता मातुलियती एंड इएवा रुपे कैटी, टॉक्सिक मूवी के अंदर दोनों ने काम किया, बेस्ट एक्ट्रेस उसको मिला है। तो नाम थोड़े थोड़े कहीं कहीं कंफ्यूजन है बट ये याद करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एक और अपन ने देखा था जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं अपन। हाँ याद आ गया, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था इस बार, दादा साहेब, काफी इंपॉर्टेंट है ये, फाल्के अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है मिथुन दा को, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती, ये 54th रिसिपेंट है। आगे चले अपन, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफी बड़ी है आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने अभी बनाया इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, कहाँ बनाया है, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में बनाया है अमारा राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पे है ये, हैदराबाद बेस्ड है, एनटीपीसी के लिए बनाया है इन्होंने। ये फ्यूलिंग स्टेशन प्रोड्यूस करेगा 80 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर डे एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3400 मीटर अबव द सी लेवल। कितनी करेगी पर डे, 80 किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ये याद रखने की चीज है, ठीक है। उसके अलावा अपन देखें अभी दो पोर्टल रिलीज किए, अन्न चक्र, एक तो अन्न चक्र लॉन्च किया है और दूसरा है स्कैन पोर्टल। स्कैन पोर्टल क्या है, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर
सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो भी एनएफएसए के अंदर सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सब्सिडी बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो पाए उसके लिए स्कैन पोर्टल रिलीज किया है, ठीक है। और अन्न चक्र, तो अन्न चक्र पोर्टल के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री ने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मिला है, प्लस आईआईटी दिल्ली के साथ भी पार्टनरशिप की है, और उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर अन्न चक्र डेवलप किया। याद रहेगा। आगे चले अपन 14 के ऊपर, 13 के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी स्टार मार्क कर देना, क्योंकि अभी COP 29 जो हुई है, किससे रिलेटेड? COP 29 है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अलग अलग COP होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कोई CBD की है COP, कोई है UNFCCC की है, जो जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? सारे पॉइंट ट्रू है। क्या क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट में बोल रहा है 29th COP यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ हुई है? ये बाकू अजरबैजान में हुई है, पॉइंट ट्रू है। COP 29 में अडॉप्ट किए न्यू ऑपरेशनल स्टैंडर्ड फॉर द ग्लोबल कार्बन मार्केट अंडर पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल 6 टू एनहेंस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए नए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जो पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है इनका पहला कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज एट COP 29। तो कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है COP 29 में? सऊदी अरेबिया ने, ये पॉइंट भी ट्रू है। उसके अलावा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स अनाउंस एम्बिशियस न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल एट COP 29। इन्होंने प्लेस की है जो भी लो और मिडिल इनकम कंट्री है उनको $120 बिलियन की फंडिंग देनी है एनुअली बाय 2030 तक, ठीक है। और यूएई ने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला चैट जीपीटी टूल फॉर द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, ये भी पॉइंट ट्रू है। तो सारे पॉइंट ट्रू है। इसके अलावा और कौन से पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। तो दिसंबर काफी इंपॉर्टेंट है यार, उसको मत छोड़ो आप, जैसे टाइम मिल रहा है क्लास देख लो, ठीक है। COP 29 में क्या अडॉप्ट किया? न्यू ऑपरेशनल स्टैंडर्ड फॉर द ग्लोबल कार्बन मार्केट अंडर पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल 6 के अंदर जो नए ऑपरेशनल स्टैंडर्ड है वो अडॉप्ट किए जाएंगे। और ये जो आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, वो क्या बोल रहा है? टू एनहेंस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन रिड्यूस करने के लिए जो भी कोलैब होंगे वो करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सऊदी अरब ने क्या लॉन्च किया है? पहला कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज लॉन्च किए है सऊदी अरेबिया ने। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो भी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने अभी नया क्लाइमेट फाइनेंस गोल सेटअप किया है कि जो भी लो और मिडिल इनकम कंट्री है उनको हर साल $120 बिलियन की प्लेस फंडिंग देनी है बाय 2030 तक, ठीक है। यूए ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस ड्यूरिंग द COP 29 एम्स टू डबल ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रेट्स बाय 2030। तो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किसने लॉन्च किया? यूएई ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। यूएई पहली कंट्री है जिसने वर्ल्ड का पहला चैट जीपीटी टूल लॉन्च किया फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, ठीक है। उसके अलावा इंडिया और इटली ने लॉन्च किया 5 ईयर स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान आउटलाइनिंग स्पेसिफिक इनिशिएटिव इन की सेक्टर। तो मतलब कुल मिला के इंडिया और इटली ने भी आपस में नई चीज़ों के बारे में बात की है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस ये है कि क्या क्या लॉन्च हुआ है वहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट जो COP 30 होगी UNFCCC की, वो कहाँ होगी? वो इंपॉर्टेंट है। ये होगी ब्राजील के बेलम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं याद करवा दूंगा, डेली क्लास देखते रहो, अपने आप याद हो जाएगी। अनमैन्ड सरफेस वेसल जलदूत was recently handed over to Naval Science and Technological Laboratory in विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, by which shipbuilder company। तो जलदूत को भी किसने बनाया, जिसकी कौन सी कंपनी ने हैंडेड ओवर किया है? ठीक है, किसको हैंडेड ओवर किया? नवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब है जो विशाखापट्टनम के अंदर है, DRDO की लैब है ये, तो GRSC में, ठीक है। इसमें भी कोलकाता बेस्ड जो GRSC है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द सेकंड वेसल इन अ सीरीज ऑफ 4 एडिशनल 7500 DWT मल्टीपर्पज वेसल इन हम्बर्ग, जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर 7500 DWT की 4 एडिशनल सेकंड वेसल
बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है जीआरएससी। ठीक है, इसके लिए जीआरएससी ने पार्टनरशिप की कार्सन रेडर स्किफ मैकलर एंड रीडरी जीएमबीएच कंपनी के साथ की है, जो जर्मनी कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप की है। जो एडिशनल 4 वेसल बनाए जाएंगे उसके लिए 54 मिलियन यूएस डॉलर दे रहा है। इसको मिला के टोटल 8 के लिए 108 मिलियन डॉलर दिए हैं अभी तक जर्मनी ने। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अभी हार्पर कॉलिंस ने रिसेंटली पब्लिश की है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, द डब्ल्यू बोसोन एंड डॉक्टर आशुतोष कोतवाल्स क्वेस्ट फॉर द अननोन, हु ऑथर्ड दिस बुक। ठीक है, तो अभी एक बुक आई है बियॉन्ड द हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन एक पार्टिकल है जो अभी डिस्कवर किया था, उसके ऊपर बुक है हिग्स द बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, द डब्ल्यू बोसोन एंड डॉक्टर आशुतोष कोतवाल्स क्वेस्ट फॉर द अननोन। ये बुक लिखी है मानिक कोतवाल ने, आशुतोष कोतवाल की मदर जी। ठीक है, माता जी ने लिखी है और इसको पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस ने। ठीक है, जो आशुतोष कोतवाल की मदर है उन्होंने इसको मराठी में लिखी थी, पुत्र वाह वाह। ठीक है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है जेरी पिंटो ने। ओके, उसके अलावा अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने 3rd एडिशन लॉन्च किया, नई चेतना पहल बदलाव की। ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया शिवराज सिंह चौहान ने। किसके अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेशन। जो भी जेंडर बेस्ड वायलेशन हो रहे हैं उसको लेके नई चेतना पहल बदलाव की मिनिस्ट्री ये लॉन्च की है शिवराज सिंह चौहान ने। ठीक है, आगे चले। हु रिसेंटली अज्यूम्ड एज द चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ बीएसई लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया है रिसेंटली अभी? तो वो किया सुभाषिष चौधरी को किया है। ठीक है, उसके अलावा भी रिसेंटली प्रेसिडेंट कलर किसको दिए है? प्रेसिडेंट कलर भूपेंद्र द्विवेदी जी ने किसको दिए? 4 बटालियन को दिए। एक तो है 26 और 27 बटालियन है, किसकी है ये? मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की है ये। दूसरी है 20 और 22, वो है बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, उसको दिया है। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अपन ने COP29 देखी थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोन जर्मनी में। ठीक है, इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है साइमन स्टेल, इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है। ये 1992 में फॉर्म हुआ था। इसकी मेंबर कंट्री 198। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना एडीबी की को ज्वाइन करने वाली रिसेंट कंट्री कौन सी है। अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, काफी बड़ा है, बट जो सेशन में ज्यादा न्यूज होगी वो बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए लो कॉस्ट कस्टमाइज व्हीकल लोन प्रोडक्ट फॉर उबर्स फ्लीट पार्टनर वाज रिसेंटली लॉन्च बाय विच बैंक। एक सेकंड रुकना, पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, तो अभी लो कॉस्ट कस्टमाइज व्हीकल लोन प्रोडक्ट और उबर की जो फ्लीट पार्टनर है उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अभी रिसेंटली अराइज वुमेन सेविंग अकाउंट किसने स्टार्ट किया है? वुमेन सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक ने। उसके अलावा एस्टीम सेविंग अकाउंट फेडरल बैंक ने। उसके अलावा प्रगति सेविंग अकाउंट ये क्या? HDFC बैंक। ओके, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। SMFG इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड को भी रिसेंटली ड्यूश बैंक जो इंडिया ब्रांच है उससे 91 मिलियन यूरोस का लोन मिला है। SMFG क्या है? सुमिटोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप है जापान का, उसको 91 मिलियन यूरोस का लोन मिला है। ठीक है, सॉरी, अभी रिसेंटली एडीबी ने इंडिया को 350 मिलियन डॉलर का लोन दिया। किसके लिए दिया? टू स्ट्रेंथन इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर, इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए और मजबूत करने के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए कितना अमाउंट दिया? 350 मिलियन डॉलर। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय में वाटर की जो प्रॉब्लम है
वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम और क्लाइमेट रेजिलियंस को इम्प्रूव करने के लिए $50 मिलियन दिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई है, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट रहा। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो 3 मेंबर वो नए बने, चेंज हो गए हैं, शशांक भिड़े, आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, उन तीनों को रिप्लेस कर दिया है। तो कमेंट सेक्शन में बताना जो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने हैं वो कौन है, और ये हर 2 महीने में होती है। ठीक है, तो साल में मिनिमम 4 बार तो होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला है, कौन सा पॉइंट ट्रू है। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 25 की जो जीडीपी ग्रोथ है वो फोरकास्ट कर दी है 6.6%। ठीक है, पहले 7.2% की थी आरबीआई ने, अब वो 6.6% कर दी है पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 की। उसके अलावा जो कैश रिजर्व रेशियो है सीआरआर है उसको 4% कर दिया है, पहले 4.5% था, उसको घटा के 2 इक्वल ट्रेंड्स में घटाया, 25 बीपीएस बेसिस पॉइंट घटा के 4% कर दिया है। ठीक है, और आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन है जो केसीसी के अंदर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बहुत इंटरव्यू, जिसने मुझे इंटरव्यू दिए होंगे मॉक इंटरव्यू, उनको मैंने बताया था अच्छे से। अगर आपको भी अभी पे पीओ मेंस के लिए मॉक इंटरव्यू देना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप कमेंट करो यार, तो मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, तो जो कोलेटरल फ्री लोन है एग्रीकल्चर लोन है उसकी लिमिट पहले 1.6 लाख थी पर बोरोवर, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दी। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर केसीसी लेगा उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख लेना आप। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई हैज प्रपोज टू लिंक द फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म विथ भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एनपीसीआई। आरबीआई ने बोला है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म है उसको भारत कनेक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट करो, लिंक करो, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द प्राइसिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर यूजर। जो प्राइसिंग है फॉरेन एक्सचेंज की उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, ये पॉइंट भी ट्रू है। आरबीआई हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव एआई मॉडल कॉल्ड मूल हंटर डॉट ए आई। मूल हंटर डॉट ए आई इसको डेवलप किया आरबीआई हब, जो रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब है, आरबीआई की सब्सिडी 5th सब्सिडी, ताकि जो इशू बढ़ रहा है मूल अकाउंट को लेके जो फ्रॉड बन रहा है उसको इजीली एड्रेस कर पाए। ठीक है, तो सारे पॉइंट ट्रू है। ठीक है, तो आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल 25 Q3 के लिए 6.8% की है, Q4 के लिए 7.2% की है, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26 है उसके Q1 की है 6.9%, Q2 की है 7.3%। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कितनी की है, 6.6% की है। ये देखो जो पहले स्टेटमेंट में वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस आरबीआई ने इन्फ्लेशन 4.5% से घटा के, सॉरी ये अलग है, हैज रेज द इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है वो 4.8% कर दिया है, पहले आरबीआई ने 4.5% किया था। ठीक है, बस आपको ये याद रखना, पूरी फाइनेंशियल ईयर की, क्वार्टर की याद रखने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। उसके अलावा आरबीआई ने बोला है, परमिट कर दिया है जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है टू ऑफर प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन्स या यूपीआई के थ्रू प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई ने क्या किया है, जो सीआरआर है उसको 4% कर दिया है, जो कोलेटरल फ्री लोन है एग्रीकल्चर लोन है उसकी लिमिट 1.6 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दी है, और मूल अकाउंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मूल हंटर डॉट ए आई एक एआई इनोवेटिव सोल्यूशन बनाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने। और आरबीआई ने बोला है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिटेल प्लेटफॉर्म है उसको भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करना है। ठीक है, और आरबीआई हैज डिसाइडेड टू फ्लोट ए न्यू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट, नई रेट लेके आ रहा है आरबीआई। ठीक है, तो सारे पॉइंट ट्रू है। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। जय श्री राम।